तो एक बार फिर से आप सभी का इकोनॉमिक्स के लेसन 4 जो हमारी वित्तीय संस्थाएं हैं उसके अभी तक हम लोग उसके बारे में पढ़ चुके थे कि हम पढ़े हैं कि भारतीय वित्तीय संस्थाएं के प्रकार में जो हम पढ़ रहे थे भारतीय मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि वित्तीय संस्थाएं क्या हैं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं के बारे में, भारतीय मुद्रा बाजार, रिजर्व बैंक। तो अब शुरू करते हैं, हमें जहाँ से शुरू करना था कि निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में। निजी क्षेत्र का मतलब ही है, लिखा है प्राइवेट, क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक, क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो देखिएगा तो भारत में कुछ बैंक ऐसे हैं जो क्या है एकदम प्राइवेट है, जैसे एक्सिस बैंक है, क्या है, एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, आपको कोटक महिंद्रा बैंक है। तो यह सभी क्या है कि प्राइवेट बैंक है। मतलब इनके बैंक के अंत में क्या लिखा होता है, तो एलटी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। कहते हैं कुछ ऐसे वाणिज्य बैंक है, क्या वाणिज्य मतलब क्या है, अकाउंट से हैं, मतलब ये भी क्या है सब चीज़ करते हैं, लोन तोन सब जो नॉर्मल बैंक है वो जो करते हैं वह यह भी बैंक करते हैं। इन्हें निजी क्षेत्र में का जो निजी क्षेत्र में ऐसे बैंक जिनके नाम के सीमांत सीमित कहता है सीमित दायित्व से जुड़ा होता है वे निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। मतलब कहता है ऐसे बैंक जिनके नाम के अंत में सीमित दायित्व मतलब कि लिमिटेड, जैसे देखिएगा जितनी भी एक्सिस बैंक है उसके नीचे लास्ट में क्या होती है, लास्ट में आपको एलटी रहता है, एलटीडी लिखा होता है, जिसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वही अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक क्या होता है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब है क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का मतलब है पब्लिक सेक्टर का, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जो सरकार कहता है सरकार के अंतर्गत जो बैंक आते हैं वो क्या कहलाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। अब कौन से बैंक हैं, तो देखा जाए तो मुख्य रूप से आप देखते होंगे एसबीआई, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, पंजाब नेशनल, यह सभी क्या है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। कहते हैं ऐसे बैंक, कहता है ऐसे बैंक जिनके 50% हिस्सा क्या है सरकार रखती है। आज जब बात सुबह में करते हम लोग शेयर के बारे में तो देखते हैं कहता है 50% शेयर, मतलब शेयर का अर्थ ही होता है क्या, हिस्सा रखती है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहते हैं। मतलब क्या है कि वैसे बैंक जिन पर ज़्यादातर किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, वह क्या कहलाता है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। देखिए वर्ष 2018 में कहता वर्ष 2018, अभी तो इसमें लिखा है 27, लेकिन अब क्या है कि कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी रह गई है, 12 रह गई। कहता है वर्तमान समय के क्षेत्र में कुल 27 बैंक है। पूरे भारत में कितना बैंक है, तो 27 बैंक है, जिसमें से 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। 19 राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब क्या है कि जो क्या है भारत सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है उनमें कितना है, तो 19 है, ठीक है। लेकिन जो 27 है इसमें आपके प्राइवेट भी आते हैं, निजी भी आते हैं और विदेशी बैंक भी आते हैं। अब देखिए कहता है कि 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 6 क्या है, जो 6 बैंक है वह एसबीआई के ही है। क्या है, एसबीआई जो ऐप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उससे संबद्धता प्राप्त बैंक है। और 2 बैंक भी है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जिसको हम आईडीबीआई कहते हैं, और एक क्या है भारतीय महिला बैंक भी है। क्या है आने वाले समय में ये एसबीआई ने एक ऐसा प्रावधान भी किया है कि महिलाओं के लिए एक अलग से बैंक बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी, महिलाएं ही काम करेंगी, या केवल सिर्फ महिलाओं का ही क्या होगा, खाता होगा। तो निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में क्या जाने कि वैसा बैंक जो क्या है किसी खास व्यक्ति के अंतर्गत आता है, या उस बैंक के अंत में क्या लगा होता है, लिमिटेड लगा होता है, क्या है, प्राइवेट लिमिटेड लगा होता है, तो वो क्या कहलाता है, निजी क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। जैसे हमने बताया आपको एक्सिस का नाम बताया है, कोटक महिंद्रा बैंक बताया है, एक और जो सोना वाला कोई है, हाथी वाला जो है वो बैंक है। फिर कहता है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में हम क्या बताएं कि वैसे बैंक जिनकी 50% से अधिक का हिस्सा क्या रखती है, सरकार रखती है,
उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कहते हैं। जो कुल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है, तो 27 है, लेकिन अब वर्तमान में कितनी रह गई है, तो 12 रह गई है। मुख्य रूप से इसमें क्या क्या आता है, तो SBI है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ इंडिया है। ये सभी बैंक क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख बैंक है, जो हमें आसपास आपको देखने को मिलता है। अब जो दूसरा है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे हैं भारतीय मुद्रा बाजार में संगठित क्षेत्र के बारे में। तो हम अभी तक जाने कि पहला वाणिज्य बैंक जाने, दूसरा निजी क्षेत्र के बैंक के बारे में जाने, तीसरा कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र, और चौथा क्या है, विदेशी बैंक। क्या भारत में आप विदेशी बैंक भी देखते ही होंगे। कहता है कि भारत में क्या है कि कहता विदेशी बैंक समझेंगे, पहले कहते किसको, कहता है वे बैंक, कहता है एक प्रकार का विदेशी बैंक जो अपने मेजबान देशों के नियमों का पालन करता है, उसे विदेशी बैंक कहते हैं। अब देखते हैं कौन विदेशी बैंक है। तो देखिएगा आप, साधारणतः जैसे ICICI है, HDFC है, यह सभी बैंक क्या है, विदेशी हैं। इनका जो मुख्य जो ब्रांच है वो क्या है, विदेश से है, और वह भारत में अपनी ब्रांच को क्या कर रहे हैं, खोले हुए हैं। लेकिन वो क्या है कि वह भारत सरकार के जो बनाए गए नियम हैं उनको वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो RBI की जो गाइडलाइन है उनका वो क्या है, मुख्य रूप से पालन करते हैं। अब पालन करने का क्या तरीका है, सरकार ने कहा कि आपको अगर होम लोन कितना है, प्राइवेट सेक्टर के लिए 7% से ज़्यादा पे नहीं देना है, तो यह विदेशी बैंक क्या है कि 7% से अधिक पे नहीं देंगे। कि जो नियम, कहता है जो नियम कानून सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पे लागू होता है, वही नियम क्या होता है, विदेशी बैंकों पे भी क्या होता है, लागू होता है। लेकिन कहता है, लेकिन यह क्या है कि इनका जो मुख्य ब्रांच है, जहाँ इनका जो नियम, जो मुख्य ब्रांच है वो क्या होता है, विदेश में होता है। यह अपनी शाखा क्या है, अन्य देशों में खोले होते हैं, और अन्य देशों के जो बनाए गए नियम हैं उनको वो क्या करते हैं, पूर्ण रूप से मानते हैं। अब आते हैं उसी में, अब वही दूसरा कहता है कि हमारे, कहता है भारतीय मुद्रा बाजार के दूसरा जो क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र है। अब असंगठित क्षेत्र के बारे में, एक तो पहले संगठित, मतलब संगठन मतलब क्या है कि संगठन के रूप में कार्य करता है। क्या है संगठन, मतलब क्या होता है कि जिसमें 20 आदमी मिलकर काम करते हैं। बैंकों में क्या होता है कि 100 आदमी मिलकर काम करते, अपने नियमों कानून से बंधे होते हैं। लेकिन कहता है कि भारत में असंगठित क्षेत्र का भी क्या है, एक बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। वो भी कहाँ पे, तो मुख्य रूप से ग्रामीण जगहों पे। कहता है भारत में साख का एक बड़ा भाग आज भी देशी बैंकों से लिया जाता है। कहता है आज हमारे देश में जो मुख्य जो कर्ज है, क्या है, जो मुख्य जो कर्ज है वह आज भी क्या है कि मतलब क्या है कि जो ग्रामीण में जो असंगठित क्षेत्र है उनसे लिया जाता है। इसका कारण क्या है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज भी हमारे देश में क्या है, आज भी हमारे देश में बैंकों से कर्ज लेना क्या है, थोड़ा मुश्किल होता है। और गांव में जो किसान हैं, जो छोटा मोटा रोजगार करते हैं, उनके पास बैंक में खाता भी नहीं होता है, या इतना वो पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं जिनके से वो क्या है कि वो सरकार, मतलब बैंक से जाकर लोन ले सके। तो कहता है वही, कहता है व्यावसायिक बैंक तथा सहकारी संस्थाएं ग्रामीण परिवार की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को लगभग आधा भाग ही पूरा कर पाती। क्यों नहीं पूरा कर पाती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के जो किसान हैं वो क्या है कि बैंकों से कर्ज नहीं ले पाते हैं, बल्कि वो कहाँ से ले लेते हैं, तो विशेषता क्या है कि वो साहूकार, सेठ, महाजन या अपने रिश्तेदारों से ही क्या करते हैं, पैसा ले लेते हैं। क्योंकि बैंकों से कर्ज लेना आज भी क्या है, किसी आम इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहता है कि देसी बैंकों में, कहता है देसी बैंकों में कौन आते हैं, तो साहूकार, महाजन, सेठ, सराफ आते हैं। इससे पूरी होती है। ये सेठ, साहूकार, महाजन क्या है, यह मतलब नाम है, स्थानीय नाम है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही कहता है कि ये ग्रामीण परिवार को ब्याज की ऊंची दर
दर पर ऋण की सुविधा प्रदान करते हैं तथा कई प्रकार से उनका शोषण भी करते हैं। जो भारत के जो असंगठित क्षेत्र हैं, आप अगर पुरानी फिल्म देखिएगा, प्रेमचंद की कहानी पढ़ेंगे, जैसे गोदान है, चाहे कफन है, चाहे पूस की रात है, तो उसमें देखेंगे किस प्रकार एक महाजन, एक साहूकार, एक किसान, गरीब किसान को कर्ज देता है, तो उस कर्ज में वो कर्ज देने के बाद उसमें क्या होता है, वो उसके दलदल में फंसता चला जाता है। तो हम देखते हैं कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जो असंगठित क्षेत्र का जो मुख्य कस्टमर है वो क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं, कमजोर एवं शोषित वर्ग के ही लोग क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्रों से, क्या है, असंगठित क्षेत्रों से, या कह सकते हैं देसी बैंकों से। असंगठित क्षेत्र को क्या कहता है, देसी बैंक कहता है। इनसे क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं। मुख्य रूप से यह अपना जो कर्ज होता है इन्हीं क्षेत्रों से वो लेते हैं। एक और चीज़ क्या है, एक और मुख्य बात क्या है, इनका कर्ज लेना क्यों, मतलब ये असंगठित क्षेत्रों से कर्ज क्यों लेते हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि इनके पास क्या होता है, बैंक में पैसा, मतलब इनका बैंक में कोई खाता नहीं होता है। साथ ही साथ जो बैंक अपना कर्ज देने के लिए जो ब्याज, मतलब जो दस्तावेज मांगती है, वह दस्तावेज इन लोगों के पास नहीं होता है। गांव में आज भी लोगों के पास डिग्री नहीं होता है, ज़मीन का सही कागजात नहीं होता है। या बैंकों में क्या होता है कि बैंक में लोन तभी दिया जाता है जब आप क्या है कि पिछला लोन, क्या है, जो पहले की जो पैसा आप लिए हैं उसको चुका देते हैं, तभी क्या है आपको दूसरा लोन दिया जाता है। लेकिन यह जो भारत में जो साहूकार हैं, सेठ हैं, महाजन हैं, यह चीज़ नहीं मांगते हैं। अगर आप पहला जो कर्ज लिए वो भी पूरा नहीं किए हैं, तो वो भी क्या है, दूसरा कर्ज देने के लिए तैयार होते हैं, वो कोई भी दस्तावेज नहीं लेते हैं। तो यही कारण है कि यहाँ के जो लोग होते हैं उनको यह चीज़ आसान लगता है, वो क्या है, कर्ज लेते जाते हैं, और इसके कारण क्या होते हैं, वो उनके चंगुल में फंसते जाते हैं। अब हमें जो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो आप लोग का बड़ा सवाल था कि भारतीय पूंजी बाजार क्या है, तो देखते हैं भारतीय पूंजी बाजार। ये मुख्य रूप से क्या होती है कि यह दीर्घकालीन क्या होती है, लोन देती है। तो समझते करते हैं, पहले देखते हैं भारतीय पूंजी बाजार में उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन मतलब 5 वर्ष की अवधि तक का वित्त की व्यवस्था की जाती है। मतलब जो भारतीय पूंजी बाजार है वो मुख्य रूप से क्या करती है कि लोगों को क्या है कि लोगों को मतलब उद्योग या व्यवसाय को 5 वर्ष से अधिक का क्या करती है, लोन देती है। कहता है भारतीय पूंजी बाजार मूलतः 3 वित्तीय संस्थाओं पे आधारित है। जो भारतीय पूंजी बाजार है उनकी 3 वित्तीय संस्थाएं हैं। तो अब कौन कौन वित्तीय संस्थाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। पहला कहता है प्रतिभूति बाजार। क्या है, प्रतिभूति बाजार। और यह प्रतिभूति बाजार क्या है, तो कहता है प्रतिभूति बाजार को प्राथमिक बाजार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो इसका संबंध कंपनियों के नए हिस्से कहता है शेयर जारी करना है। कि अगर कोई कंपनी है वो अपना नया शेयर क्या है, जो अपना नया शेयर है वो जारी करना चाहती है, तो किसके माध्यम से जारी होता है, तो प्रतिभूति बाजार के द्वारा ही क्या होता है, वो जारी किया जाता है। मतलब कोई कंपनी अपने शेयर अगर नया हिस्सा जारी करना चाहती है तो वह प्रतिभूति बाजार से क्या करती है, एक नया हिस्सा जारी करती है। दूसरा औद्योगिकी बाजार। कहता है औद्योगिकी बाजार है। कहता है औद्योगिकी बाजार को द्वितीयक कहता है बाजार भी कहा जाता है तथा इसका स्टॉक एक्सचेंज अथवा शेयर बाजार भी कहते हैं। जैसे अभी भारत में शेयर बाजार कहाँ है, तो हम जानते हैं कि भारत में शेयर बाजार का मुख्य केंद्र कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहता है इस बाजार में संयुक्त पूंजी कंपनियों के वर्तमान हिस्से और ऋण पत्र का क्रय विक्रय होता है। जो कंपनी है वो अपना शेयर खरीदती है, बेचती है। इसमें आम लोग भी क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं।
तो यह रहा दो चीज। प्रतिभूति बाजार को क्या कहते हैं, बाजार का प्राथमिक बाजार भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि कंपनी अपना नया शेयर क्या करती है, जारी करती है। और वही दूसरे में क्या होती है कि जो शेयर जारी किया हुआ होता है उसी को लोग क्या करते हैं, बेचते हैं या खरीदते हैं, या कंपनी क्या करती है वर्तमान हिस्से में उनको जो ऋण पत्र है वो क्या करती है, जारी करती है। और तीसरा आपका जो है वित्तीय विकास वित्तीय संस्थाएं। क्या है, विकास वित्तीय संस्थाएं। कहता है कृषि उद्योग में दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश के कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई है। मतलब वित्तीय विकास संस्थाएं। अब वित्तीय विकास संस्थाएं में क्या है कि भारत कहता है, भारत सरकार ने कहता है भारत सरकार की सहायता से देश के बहुत स्थान पे क्या है, विशिष्ट वित्तीय मतलब देश के बहुत विभागों में वित्तीय संस्थाएं की स्थापना की गई। किस लिए, तो कृषि उद्योग कहता है कृषि उद्योग में दीर्घकालीन ऋण दिया जाए, क्योंकि किसानों को क्या है कि अब जैसे कोई बड़ा औजार खरीदना है, बड़ा चीज इन्वेस्ट करना है, तो उनको क्या है कि कम दिनों के लिए लोन तो दे नहीं सकते, तो उनको क्या है कि दीर्घकालीन लोन दिया जाता है या उन्हें कर्ज दिया जाता है। तो उसी में देखते हैं, कहता है भारतीय कृषि शाखा की दृष्टि में राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसको क्या कहा जाता है, नाबार्ड कहा जाता है। याद रखिएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें सबसे बड़ा प्रमुख है। अगर कहा जाए कि कृषि, कहता है कृषि क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ी बैंक कौन है, तो आपको नाबार्ड कहना होगा। कहता है उद्योग एवं व्यापार को, कहता है उद्योग एवं व्यापार को दीर्घकालीन साख प्रदान करने वाली संस्थाओं में भारतीय औद्योगिकी वित्त निगम, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक। याद रहे भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक कौन है, तो आईडीबीआई है। याद है आप लोग को, आईडीबीआई भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय क्योंकि देखिएगा अभी जीवन बीमा निगम है वो 1 साल 2 साल के लिए नहीं, बल्कि क्या है अच्छा खासे समय के लिए आपको क्या करती है, आपको ऋण या जो आप LIC कराते हो वो भी क्या होता है कि वो लंबे समय के लिए होता है। कहता है वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश का मेरुदंड बैकबोन होती है। क्यों होती है, क्योंकि वित्त ही एक ऐसा साधन है जो देश के विकास में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आज बैंक ना हो, कल्पना कीजिए कि आज बैंक ना हो तो हम पैसे के लेन देन कैसे करेंगे, हम कहाँ रखेंगे। इस चीज़ को आप देखिएगा कि अभी पूरे देश में जितना भी पैसे का ट्रांजैक्शन होता है उसमें बैंक की कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज देश में किसी भी को लोन चाहिए, किसी भी नए रोजगार के लिए वित्तीय मदद चाहिए, तो वो बैंक के पास अवश्य जाते हैं। आज दुनिया का बड़ा मतलब भारत का जितना भी बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें क्या है, इन वित्तीय संस्थाओं का क्या है, बहुत बड़ा योगदान होता है। कहता है मुंबई, कहता है मुंबई देश की वित्तीय गतिविधियों का केंद्र है। इसी के लिए मुंबई को क्या कहता है, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे भारत का राजनीतिक केंद्र कहाँ है, तो दिल्ली है, तो वही वित्तीय केंद्र कहाँ है, मुंबई है। तथा यहाँ पूंजी बाजार का एक अत्यंत सुगठित बाजार है। यही कारण है कि यह शहर भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से विख्यात है। क्या है, यह भारत की वित्तीय राजधानी के नाम से विख्यात है। मुंबई का शेयर बाजार दलाल स्ट्रीट में स्थित है। क्या है, मुंबई का शेयर बाजार, जैसे आप लोग हमेशा सुनते हैं सेंसेक्स गिर गया, सेंसेक्स, तो ये सब सेंसेक्स कहाँ है, तो आप देखिएगा तो मुंबई से ही वो क्या होता है, जारी होता है, जिसके माध्यम से पूंजी बाजार का संचालन क्या है, पूंजी, इसके ही माध्यम से क्या होता है, मुंबई में पूंजी बाजार का क्या होता है, संचालन होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमने इतने ही बात तक चर्चा की थी। कल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। अगर कोई टॉपिक इसमें समझ में ना आया हो तो अवश्य कमेंट हमें करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे।